जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। राजस्थान पुलिस जिसके लिए हम महिला एवं बाल अपराध की क्लास की सीरीज हम कर रहे थे, जो राजस्थान का पुलिस और राजस्थान के अदर एग्जाम के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य राज्य जहां पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे जाने आगे भी उनकी संभावनाएं बनी हुई है और बनी रहेगी। तो हम यहाँ पे हमने क्या क्या इसके अंदर पढ़ लिया, एक सरसरी तौर पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्लास को शुरू करने से पहले। और इससे पहले आप लोगों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कमेंट करने के लिए हिचकिचाए नहीं। मुझे जो भी परेशानी हो या क्लास के अंदर किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट या किसी भी प्रकार का बदलाव करना हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए और आप लोगों के हिसाब से ही मैं क्लासें करवाने जाऊंगा और करवाऊंगा, ताकि आप लोगों का अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन हो और आपका जो स्कोर है वो अच्छा रहे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो हम बाल महिला अपराध से संबंधित जो टॉपिक हमने किए हैं। सबसे पहले हमने इंट्रो लिया था, उसके बाद में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 इसकी आईपीसी इसकी हमने चर्चा की थी। उसके बाद में आईपीसी के बाद में मोटा मोटी थोड़ा सा सीआरपीसी की चर्चा की थी जो 1973 की थी। इसके बाद में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर संशोधन अधिनियम 2018 उसके अंदर हमने विस्तृत चर्चा की थी। उसके अंदर जितने भी जो प्रावधान जोड़े गए थे और प्रावधान हटाए गए थे उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। उसके बाद में कल हम कर रहे थे सीआरपीसी 1973, जिसको लागू 1974 के अंदर किया गया था। पारित तो 1973 के अंदर हो गया, लेकिन कानून 1974 के अंदर बन के आया था। उसके अंदर जितनी भी धाराएं हैं जो महिला और बाल अपराध से संबंधित है, और खास तौर से हम महिलाओं से संबंधित अपराध की पहले शुरू के अंदर चर्चा कर रहे हैं सीक्वेंस के अंदर। उसके बाद बाल अपराध के ऊपर जाएंगे। तो महिलाओं के अंदर हम धारा 376, 354 और 509 इसकी हम चर्चाएं कर चुके हैं। और हम कर रहे थे कल 376 के बारे में। तो 376 जो महिलाओं से यौन अपराध से संबंधित धारा है, इसके अंदर 376, 376A, 376B, 376C और 376D ये हम कर चुके हैं, और 376AB ये जो धाराएं हम कल की क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से उसको समझ पाए होंगे। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के अंदर आए तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज हम इसी सीरीज को, इसी के 376 जो धारा है इसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो 376 के अंतर्गत बची हुई जो धाराएं जो मैंने बताया था, ई तक इसके पार्ट हैं, और उसके अलावा एक डीए और एक डीबी ये जो है इसके और बचे हुए जो पार्ट थे वो हम इस क्लास के अंदर लेने जा रहे हैं। और इसके बाद में जो आगे की क्लास, आगे का जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर शुरू करेंगे। तो चलिए, हमारा सबसे पहले आज धारा 376 जिसका पार्ट जो बचा हुआ था उसके अंदर पहला है धारा 376 डीए। ये इसके सब पार्ट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर इतना डीपली भी पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। और एक चीज का मैं आप लोगों के सामने अनाउंसमेंट अभी से कर देता हूं, ये जैसे ही महिला और बाल अपराध की सीरीज अगर कंप्लीट होगी तो उसके बाद में हम एक संडे के दिन लाइव टेस्ट रखेंगे। तो उसके लिए आप लोग अभी से ही ध्यान रखें। संडे कल नहीं, परसों संडे है, और संडे को हम कोशिश करेंगे इसी संडे को लाइव टेस्ट एक करने के लिए राजस्थान पुलिस का, या फिर इस संडे को अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट संडे को 100% करेंगे। तो तब तक आप लोग अपने दोस्तों को, यार जितने भी मिलने वाले हैं उनको सबको आप बताएं कि नेक्स्ट संडे को लाइव टेस्ट होने वाला है, और वो हुबहू पेपर ऐसा ही पेपर बन के आएगा आप लोगों के सामने जैसा आपको पेपर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करें धारा 376D। तो इसके अंदर महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसके क्या प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं तो वो हम समझ लेते हैं। इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि कोई भी महिला या स्त्री जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो, क्या हो, जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम हो, और उसके साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर या एक से एक अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामूहिक बलात्कार की घटना को अगर अंजाम दिया जाता है तो वो धारा 376D के अंतर्गत आएगी, और इसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके अंदर क्या सजा का प्रावधान किया गया है तो इसके अंदर आजीवन कारावास की सजा है, उसका प्रावधान किया गया है 376D के अंदर। एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा, आपका क्वेश्चन फ्रेमिंग इसी तरह से होगी जो मैंने कल भी बताया था, आज एक बार फिर से बता दे रहा हूं। आपका
अगर ये जो परिभाषा है या जो ये विवरण है ये आपको एग्जाम के अंदर दे दे और फिर ऑप्शन के अंदर पूछ लिया जाए कि ये कौन सी धारा से संबंधित है, तो आपको अगर ऑप्शन में 376 डीए या 376 अगर हो तो वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा धारा 376 डीबी। इसके अंदर क्या प्रावधान है? इसके अंदर प्रावधान है कोई भी स्त्री या महिला जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम हो। अभी हमने पढ़ा था डीए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है और याद रखने योग्य है, क्योंकि जब आपकी धारा 376 डीए अगर आ जाए तो इसके अंदर जो महिलाओं की जो उम्र है वो 16 वर्ष से कम होनी चाहिए और जो डीबी है इसके अंदर 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो डीबी के अंदर क्या किया है, 12 वर्ष से कम उम्र की महिला या स्त्री जिसके साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार की घटना को अगर अंजाम दिया जाता है तो ये 376 डीबी के तहत इस पे कार्रवाई होगी और इसके अंदर मृत्युदंड तक का सजा का प्रावधान है। दोनों के अंदर सजा का भी जो प्रावधान किया गया है उसके अंदर भी हल्का डिफरेंस है। जो डीए है जिसके अंदर 16 वर्ष उम्र है महिलाओं की, इसके अंदर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है और जो डीबी है जिसके अंदर 12 वर्ष महिलाओं की उम्र का जो निर्धारण किया गया है इसके अंदर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है हमारा और इस 376 की लास्ट धारा 376 ई। 376 ई है वो एक अलग से धारा नहीं है, लेकिन जो पहले की जो धाराएं हैं जिसके तहत अगर किसी भी प्रकार दोषी या अपराधी पाया जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई पहले से हो रखी है और दोबारा अगर उसने किसी प्रकार की अगर घटना को अंजाम दिया है तो उसकी जो कार्रवाई है वो 376 ई के तहत होगी और उसके अंदर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं धारा 376 ई के अंदर क्या प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 ए और 376 डी। यहाँ पे ध्यान रखना है पूरी धारा नहीं है, 376 ए 376 डी के तहत या इसके अधीन दंडनीय किसी अपराधों के लिए पहले कभी दंडित किया गया हो किसी व्यक्ति को, अगर इन 3 धाराओं के अंतर्गत पहले भी दंडित किया गया है और बलात्कार की धारा 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी, 376 डी, इन सभी धाराओं के अंदर बताए गए अपराध की पुनरावृत्ति करता है। अगर इन अपराधों की या ऐसे अपराध की इन धाराओं के तहत अगर वो पुनरावृत्ति करता है, दोबारा ऐसी गलती अगर करता है या ऐसी घटना को अगर अंजाम देता है, तो उस व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा और उसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। तो ये है हमारा इस 376 की जो धारा थी उसका प्रावधान और इस धारा से संबंधित जो टॉपिक अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करेंगे। इसी से संबंधित एक दूसरी धारा का जिक्र जो हमारे एग्जाम के लिए या ऐसा कोई अधिनियम जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करने जाएंगे हम इसके बाद। तो अभी हमारे सामने है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अभी हमने जानकारी ली थी धारा 376 की, सीआरपीसी आईपीसी धारा 376 की जो हमारे यौन अपराध से संबंधित थी। और अब हमारा वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अभी हम चलेंगे जो हमारी कल की क्लास और आज की क्लास इसके साथ में कंप्लीट हो जाएगी, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम या एविडेंस एक्ट की हमारे यहाँ पे क्या जरूरत है। यहाँ पे हमारे को जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो साक्ष्य अधिनियम एक्ट है ये महिलाओं को सुरक्षित करता है। महिलाओं के अगर किसी भी प्रकार का अगर मुकदमा चलता है इन धाराओं के अंदर जो हमने पढ़ी 354 और 376 के तहत, और अगर उनके अंदर अगर किसी भी प्रकार की सहमति का साक्ष्य के बारे में अगर प्रश्न चिन्ह उठता है या वो प्रश्न है जो विवादित अगर होता है तो उसके लिए यहाँ से हमारे को जरूरत पड़ेगी। ये जो साक्ष्य अधिनियम है ये हमारे को उस समय जरूरत पड़ेगी, तो उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है, इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर ये पूछ सकते हैं, तो हमें ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसका जो धारा है 53 का सेक्शन ए, धारा 53 का सेक्शन जो ए है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो 1860 इसका जो भाग है वो 45,
इसकी धाराएं जो हम हमारी अभी तक की 3-4 दिन की जो क्लासें हुई है उसके अंदर जो हमने पढ़ी है धाराएं 354 के पार्ट 354A, 354B, 354C और 354D। इसके बाद में 376 धारा 376 और इसके पार्ट 376A, 376B, 376AB, 376C, 376D और 376DA, 376DB और 376E। ये जो धाराएं हमने पढ़ी है, इन धाराओं के अधीन या इन धाराओं के साथ अगर किसी भी प्रकार का अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए सम्मति का प्रश्न विवाद्य है। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको एक सरल भाषा के अंदर समझाता हूं। अगर यह 354 और इसके भाग और 376 और इस 376 के भाग, इन भागों के तहत अगर किसी भी प्रकार का व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की धारा के अंतर्गत अगर वो दोषी पाया जाता है या वो आरोपी अगर सिद्ध हो जाता है, तो वहां पे सम्मति यानी कि उस स्त्री की सम्मति थी ऐसे करते के अंदर या नहीं थी, ये एक प्रश्न उठता है आरोपी पक्ष की तरफ से। तो ये जो प्रश्न होता है वो एक इस अभियोजन को निपटाने के अंदर ऐसे अपराध को करने के प्रयत्न के लिए सम्मति थी या सम्मति नहीं थी, इस प्रकार एक प्रश्न उठता है। और वो प्रश्न है जो विवाद्य रहता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर इसलिए रहता है क्योंकि जब आरोपी पक्ष जो पीड़ित पक्ष है वो बोलता है कि इन धाराओं के तहत तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, उसका प्रकरण चलाया जाए, क्योंकि उसके साथ में किसी न किसी प्रकार से रेप हुआ है या उसके साथ बलात्कार की घटना घटी है। और जब दूसरा पक्ष, जब मैंने बताया था आपको सीआरपीसी 1973 है, वहां पे पुलिस है जो किसी भी प्रकार का प्रकरण अगर होता है तो उसका जो निपटान है वो दो तरह से करती है। वहां पे दो प्रकार से प्रक्रियाएं चलती है, एक पीड़ित पक्ष की तरफ से और दूसरा आरोपी पक्ष की तरफ से। जब यहाँ पे आरोपी पक्ष की तरफ से अगर यहाँ मुकदमा चलता है तो आरोपी पक्ष की तरफ से अगर ऐसा प्रश्न उठता है कि जब ये घटना घटी थी तो उस समय स्त्री की सहमति थी या नहीं, तो उससे रिलेटेड ये जो सेक्शन है 853 का वो यहाँ पे हम पढ़ने जाएंगे। तो यहाँ पे पीड़िता के शील या आचरण या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा। यहाँ पे इसका कहने का मतलब यह है कि अगर जो आरोपी पक्ष है उसकी तरफ से अगर ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए या ऐसा साक्ष्य दिया जाए कोर्ट के अंदर कि ये जो स्त्री है ये पहले से किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरह से संबंधित में थी या उसके साथ ऐसा संबंधित करते के अंदर संलग्न थी, और अगर ऐसा उसका शील या आचरण के ऊपर अगर कोई प्रश्न उठाया जाता है तो ये कोर्ट के अंदर सुसंगत नहीं होगा, यानी कि ये कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी उस स्त्री का शील या आचरण या उसका जो आचरण या उसका रेपुटेशन या उसका जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न खड़ा करता है कि वो स्त्री या महिला पहले से किसी व्यक्ति के साथ लैंगिक अनुभव में थी या उस व्यक्ति के साथ वो लैंगिक संबंध में थी, और वो अगर साक्ष्य देता है कि यहाँ पे उसने बलात्कार या रेप की घटना को अंजाम न देके पहले से ही वो किसी के साथ संबंध में थी, तो ये जो साक्ष्य है वो कोर्ट के अंदर सुसंगत नहीं होगा या कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होगा। ये जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A का सेक्शन ये बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है, जिसके तहत महिला का जो अधिकार है उसको सुरक्षित करने की बात यहाँ पे कही गई है, और ये है जो महिला का जो अधिकार है उसको सुरक्षित करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन है इसकी, लेकिन फिर भी चलो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। आईपीसी की धारा 1860 इसका जो भाग है 45, उसके अंदर 354 और 376 और इसके जितने भी भाग है, इन भागों के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति दोषी या आरोपी अगर पाया जाता है और उसके खिलाफ अगर कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है और अगर उस आरोपी पक्ष की तरफ से अगर किसी भी प्रकार का ऐसा साक्ष्य अगर कोर्ट के अंदर दिया जाए कि वो जो साक्ष्य है वो उस स्त्री या महिला का आचरण या उसके शील के ऊपर प्रश्न उठाए, और अगर वो ऐसा बोले कि ये स्त्री या महिला पहले से किसी व्यक्ति के साथ लैंगिक अनुभव के अंदर थी, तो ये जो साक्ष्य है वो कोर्ट के अंदर सुसंगत या कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होगा।
अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ में हम जो इसके बचे हुए साक्ष्य अधिनियम के 2 धाराएं और हैं जो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। उसके बाद में ये साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा, फिर चलेंगे हम दहेज निवारण अधिनियम, वो हम कल की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसकी 2 दिन की क्लास हमारी होगी। और वहां से हम उम्मीद करेंगे कि हमारे क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार का बनेगा यहाँ से या आगे की क्लास में, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो इसी के साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लासें अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी, और आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।